Now tell me the examples of biomolecules. Which compounds are biomolecules? Monosaccharides, oligosaccharides. The carbohydrates, the proteins, the lipids and the nucleic acids are the biomolecules. Now अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने खाली आप लोगों को बताया था न्यूक्लिक एसिड का, लिपिड का नहीं बताया था, प्रोटीन्स का बताया था, एंड देन आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट, बट लिपिड का बात नहीं करा था मैंने. लिपिड ना तो मैंने माइक्रोमोलिक्यूल में रखा और ना तो मैंने मैक्रोमोलिक्यूल में रखा. So now what you will do, you will close the difference, and after closing the difference you will write the next point there. So write lipids are, lipids have molecular weight of less than 800 daltons. सर वो जो लास्ट दिन जो टेबल था उस टेबल में लिखे या एक अलग सा पॉइंट करके लिखे? टेबल को क्लोज करना है और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है. ठीक है सर. Lipids have molecular weight of less than 800 daltons, but they are obtained from, जरा खुद ही बता दो आप लोग, क्या वो लिपिड अगर लेस देन 800 डाल्टन्स है, क्या लिपिड मिलना चाहिए एसिड सॉल्युबल पूल से या एसिड इनसॉल्युबल पूल से? एसिड सॉल्युबल पूल. एसिड सॉल्युबल. लेकिन अब हमें लिपिड मिलता है, लिपिड एसिड इनसॉल्युबल पूल से, एंड आई विल टेल यू द रीजन. So lipids have molecular weight of less than 800 daltons, but they are obtained from acid insoluble pool. As lipids are insoluble. In polar solvents. और जैसे ब्रैकेट में you can write there like water या acids, as lipids are insoluble in polar solvents due to their non-polar nature. And guys, non-polar nature will be also called as hydrophobic nature. And you remember, hydrophobic is water hating nature. अब बच्चों बता दो मुझे, क्या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पोलर होगा या नॉन पोलर है? You need a little basic of this chemistry. डरना नहीं है इसमें. पोलर है तो अब अगर पोलर है लेकिन लिपिड क्या है, खुद नॉन पोलर, तो पोलर चीज कभी भी नॉन पोलर चीज के साथ नहीं सॉल्युबल होगा. अगर आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, जब हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं या कोई भी चीज बनाएंगे खाने का और उसमें तेल डालेंगे, नाउ जब वो सब्जी हम रखते हैं कहीं पे, तो वहां पे तेल जो है वो बाहर निकला होता है, वो एक जगह जमा हो जाता है. तो आप कितना भी कोशिश करो, पानी में तेल डाल दो और वो कितना भी शेक कर लो आप, कितना भी मिलाओ आप, और वो कुछ देर बाद वो तेल वापस आएगा और वो कहीं जगह में जमा हो जाएगा. बिकॉज जो लिपिड है वो इनसॉल्युबल होता है इन द पोलर सॉल्वेंट्स. अब हमने यहाँ में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज करा था, तो वो उसके साथ नीचे कभी भी नहीं जाएगा. जरा बच्चों, अगर वो नहीं जाएगा तो आप बताओ किस पूल से मिलेगा हमें ये लिपिड? Insoluble pool. Insoluble, so because it will not go down with the trichloroacetic acid. Why? Because it is not soluble, so it will stay with the, but according to molecular weight, lipid जो है वो strictly macromolecule नहीं होता है. So इसमें लिख लेना आप, lipids are not strictly
लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स। और बच्चों ये स्टेटमेंट आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स बट एक्चुअली, अब एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है बट एक्चुअली एनसीईआरटी ने इधर तक खत्म किया है, बट एक्चुअली दे आर माइक्रोमोलेक्यूल्स। But actually they are micromolecule as per their molecular weight. जरा आप लोग बता दो मुझे कौन सा मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं फॉर सेल मेम्ब्रेन? Which model is widely accepted for the cell membrane? मोज़ाइक मॉडल। Very good. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model या तो हम उसको कहते हैं सिंगर निकोलसन मॉडल। क्या कोई बच्चा आप लोगों में से मुझे बताएगा कोई एक फीचर उसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का? एक फीचर बस, और आप लोगों को पता होगा वो। बाइलेयर। वेरी गुड, बाइलेयर। किसका बाइलेयर? किसका बाइलेयर? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना? तो मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब बताओ, अगर जब हम लोग टिश्यू को लेंगे, टिश्यू से सेल्स अलग करेंगे और सेल्स को तोड़ेंगे, नाउ टेल मी कौन से पार्ट ऑफ सेल से लिपिड मिलेगा? अब जब हम लोग सेल को तोड़ेंगे, सेल को ब्रेक करेंगे, which part of the which fragment of the cell will release these lipids? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, है ना? सो लिखो इसमें lipids are released from the biological membranes, या लिख सकते हैं आप सेल मेम्ब्रेन या जो ऑर्गेनल मेम्ब्रेन होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, और ब्रैकेट में लिख लेना जैसे सेल मेम्ब्रेन है, एक मेन आउटर कवरिंग है। और फिर आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनल मेम्ब्रेन भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल एनवेलप होता है, क्लोरोप्लास्ट का डबल एनवेलप होता है, न्यूक्लियस का डबल एनवेलप होता है। सो दोज ऑर्गेनल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से ये लिपिड रिलीज हो जाएगा। लिपिड्स आर रिलीज फ्रॉम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड after their release, they form large vesicles. They form large vesicles that are insoluble in acids. Or yeah, oblique to this, you can write their polar solvents. Are you done with this? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अब आप लोगों को मैं थोड़ा इसी सेंटेंस को जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, और आप ये नहीं समझना कि ये एनसीईआरटी में नहीं है एंड दिस इज इन एनसीईआरटी। और जब अगर आप लोग बड़ा गौर से सुनेंगे लेक्चर और आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा फिर एनसीईआरटी पढ़ने में, तो लेकिन आपको समझना है। और क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, डिटेल बहुत ही कंसाइज दिया होता है और डिटेल्स बहुत ही स्कैटर्ड दिया है, डिसओरिएंटेड दिया है, कोई अच्छा ओरिएंटेशन नहीं है। तो बट व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग द थिंग्स इन अ वेल ओरिएंटेड मैनर, और जहां में उनका लिंक है एक दूसरे के साथ। नाउ अब देख लो, यहाँ पे मैं, आप लोगों ने जब भी बॉटनी पढ़ा होगा तो सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो हर कोई टीचर जो है कहेगा कि ना ये सेल मेम्ब्रेन है और ये ऊपर वाला एक लिपिड का लेयर है एंड नीचे वाला एक लिपिड का लेयर है। And now when this cell membrane will get break, so it will release these lipids. और ये लिपिड जो है, सपोज यहाँ में आया और इधर में आया, इधर में आया, तो ये लिपिड्स यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के ब्रेक होने से रिलीज हो गए। तो लेकिन अब ये सेल मेम्ब्रेन एसिड में है,
तो ये सेल में ये फॉस्फोलिपिड एसिड में है, तो ये चाहेंगे कि वो शुड हैव अ लेस contact with that acid because they don't like the polar solvents. Now what they will do, they will aggregate with each other. तो जब ये एग्रीगेट करेंगे तो ये ना अपना मिनिमम कांटेक्ट रखना चाहेंगे विद द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब बच्चों अगर आप लोगों ने याद होगा आपको सेल बायोलॉजी, और ये आप लोगों ने कहा होगा कि ये लिपिड का पोलर हेड होता है और ये टेल नॉन पोलर टेल्स होता है। तो इसीलिए क्या करेगा, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर छुपाएगा और जो ये पोलर वाला हेड है इसको बाहर रख देगा। और अब हम लोग जरा बता दो क्या कहेंगे हम इसको। Now what this will be called as lipid vesicle, and what these are here, released lipids, yeah, released phospholipids, you can write here. And what this is here, these are the phospholipids in cell membrane. और अभी जो यही लिपिड अब वेसिकल बना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर बना, तो बच्चों इसी का मैंने आप लोगों को कहा था कि ये होगा लार्ज और ये होगा इनसॉल्युबल। Large and insoluble spherical structure. Are you done with this? अगर आप लोगों को सपोज मैं आप लोगों को ऐसे समझा दूं, आप लोगों को कोई इंसान पसंद नहीं है बच्चों, क्या आप उस इंसान के साथ लेस इंटरेक्ट करना चाहेंगे या ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहेंगे? Less interact. लेस इंटरेक्ट। आप कहेंगे यार मैं क्यों इसके साथ ये इंटरेक्शन ज्यादा करूंगा, तो इसीलिए अब ये लिपिड जो है ये नापसंद करते हैं वाटर को। इसको वाटर से कहता है कि नहीं, जितना मेरा कम इसके साथ ये रहेगा सरफेस एरिया तो मेरे लिए वो अच्छा है। अब बताओ जब आप लोग पानी में अगर आप तेल डालेंगे, क्या वो तेल पानी के अंदर में रहता है या वो सरफेस पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। और अब देख लो पानी का जो थोड़ा सा लेयर, पानी का जो अपर लेयर होगा उस पे टॉप लेयर पे पूरा तेल जमा हो जाता है। तो दैट मीन्स अब तेल का आधा सरफेस किसके साथ है, एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज्ड है, और थोड़ा सा सरफेस किसके साथ रखा है, वाटर के साथ। तो इसी तरीके से फिर ये जमा हो जाएगा, बनाएगा लिपिड वेसिकल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. And Yes, sir. This was regarding the acid soluble pool and acid insoluble pool and the micromolecule and the macromolecules. और बच्चों ये था regarding the trichloroacetic acid test for organic molecules. तो अब आप लोग वहां पे हेडिंग कर लेना ASH test for inorganic components of cell. Keep your microphone in an off mode, हाँ? वो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज अदरवाइज अगर आप लोगों ने माइक्रोफोन ऑन रखा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो व्हेन देयर विल बी नीड एट दैट टाइम यू विल ओपन द माइक्रोफोन। अब देखो बच्चों एश टेस्ट मतलब क्या होगा। सो ड्यूरिंग द बर्निंग या ड्यूरिंग द कंबशन, ये तनवीर आप अपना माइक्रोफोन बंद रख लो। ओके सर। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करना है। सो लिखो ड्यूरिंग कंबशन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे बर्निंग। द ऑर्गेनिक molecules of cell
are released as carbon dioxide and water. Thus the ash left will contain inorganic components of cell. Inorganic components of cell. Are you done with this? Yes, sir. हाँ, तो Yes, बड़ा sir. ज़रा सिंपल सा चीज़ है, एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन आप लोगों के नॉर्मल लाइफ में आप लोगों ने ये देखा होगा। तो कोई भी चीज़ अब अगर हम लोग जलाएंगे, ज़रा बच्चों, जलाने में क्या सूखा चीज़ जल्दी जलेगा या अगर जो वेट चीज़ होगा, गीला चीज़, वो जल्दी जलेगा? सूखा। सूखा चीज़। अब अगर आप लोगों ने वेट चीज़ लाया, तो वेट चीज़ को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पहले? सर ड्राई करना पड़ेगा, है ना? तो हम लोगों ने क्या करा, एक यहाँ पे सपोज टिश्यू लिया, और लेट मी सपोज दिस टिश्यू इज, या तो ये हमने प्लांट का लिया है, तो प्लांट का सपोज अगर लीफ लिया है, या तो एनिमल का लिया जो मैंने आपको सिखाया था, या तो लीवर वगैरह लेंगे। और बच्चों, ये जो यहाँ में वेट है, दिस इज द वेट वेट। तो अब अगर हमने वेट वेट करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ में ड्राई करना है। तो जब हम लोग ड्राइंग करेंगे या सनलाइट से या किसी से, तो क्या रिलीज हो जाएगा इधर? वाटर, एंड व्हेन दिस वाटर विल बी रिलीज, और जो ये चीज है ये सूख जाएगा। और सूखने के बाद हम लोग इस का जरा नाम देंगे ड्राई वेट। तो अब ड्राई वेट के बाद जो है, जब हम इसको जलाएंगे और जब हम इसको बर्न करेंगे या कंबशन करेंगे, तो व्हाट विल हैपन? जरा बच्चों, कंप्लीट जब कार्बन कंबस्ट होता है, तो कार्बन किस में रिलीज होता है? जब पूरा कंबशन होता है, कार्बन का फुल ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्लस कुछ वाटर होगा, मॉलिक्यूलर वाटर, वो रिलीज हो जाएगा। अब बताओ मुझे, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये किसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है? बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड किसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है? कार्बन का। कार्बन का। तो अब बताओ, अगर यहाँ में अब बचेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लॉस हो गए, तो अब फाइनली रहेगा क्या? यहाँ पे जलाने के बाद फाइनली बचता क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐश बचेगा ना। तो ऐश यहाँ में लिखेंगे हम, ऐश कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और ये थोड़ा सा एक एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो जो आपके रिवीजन के लिए इजी होगा। आपको बार बार ये चीज पढ़ना नहीं है, जस्ट डायग्राम देखना है और आइडिया लेना। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अब हमें देना है कि एग्जाम्पल क्या क्या होता है इस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में, यहाँ में सपोज आयंस लेंगे पहले, या हम ऐसे करेंगे कंपोनेंट्स, और फिर उन कंपोनेंट्स का हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस देंगे। तो बच्चों, इस कंपोनेंट में हम लोग सबसे पहले लेंगे यहाँ में आयंस। तो इस आयन में अगर हम लोग ले सबसे पहले व्हाट? सोडियम। जरा बच्चों, क्या है सोडियम का फंक्शन? आप लोग जरा बता दो मुझे, सोडियम का कोई फंक्शन बता दो आप। कहाँ पे आप लोगों ने देखा है सोडियम यूज होते हुए? हाँ Sir, baking soda. हाँ,
फिलहाल अगर बायोलॉजिकल में हम लोग सेल की बात कर रहे हैं तो सेल की बात बता दो। कहीं भी आपने सुना है कोई प्रोसेस या कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में जहां आप लोगों ने देखा सोडियम एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सोडियम पोटेशियम पंप का यूज, मतलब वहां पे ट्रांसपोर्ट, वो तो ट्रांसपोर्ट हो गया। तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे यहाँ में तो सोडियम का नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, तो अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे लेंगे पोटेशियम, और बच्चों पोटेशियम का भी यूटिलाइजेशन होता है इसी में। सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और अगर हम लोग सपोज मैग्नीशियम यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीशियम आप लोगों को याद होगा, इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। और कोफैक्टर क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा एंजाइम्स के चैप्टर में। तो means it is the non-protein part of the enzyme is called as cofactor, and this magnesium acts as a cofactor of our cells. And अगर आप लोगों को नेक्स्ट याद होगा तो चलो हम लोग कैल्शियम यहाँ पे लेंगे। चलो कैल्शियम का तो आपको पता होगा, जरा कैल्शियम का बता दो क्या है। कैल्शियम का तो बहुत ही मतलब इजी है, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। मसल कंट्रैक्शन बिना कैल्शियम के होगा? तो मसल कंट्रैक्शन में इसका रोल जरूरी होता है। तो बच्चों कैल्शियम का रोल होगा ऑल्सो मेंटेन्स बोन मैट्रिक्स। और बोन मैट्रिक्स में भी हेल्प करता है ये। क्लियर? चलो और बता दो जरा मुझे आप लोग कुछ आयंस का, या चलो एनसीईआरटी ने कंपाउंड की बात करी है, ये मैंने कुछ आयंस आपको और भी काफी सारे आयंस बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो बात करेंगे वो हम करेंगे कंपाउंड्स के। तो कंपाउंड्स में हम लोग जो पहला कंपाउंड लेंगे एंड दैट वी विल टेक द वाटर। जो जरा वाटर का बता दो क्या होगा फंक्शन। एक तो क्या रखता है हमारी बॉडी में, हाइड्रेशन रख लेगा, और काफी सारे फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो फिलहाल हम एक लिखेंगे यहाँ पे, मेंटेन्स हाइड्रेशन ऑफ बॉडी। सेकेंड यू कैन राइट देयर, सपोज चलो कैल्शियम कार्बोनेट बता दूंगा। जरा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का बता दो क्या है ये, क्या लग रहा है आपको केमिस्ट्री के हिसाब से, क्या नाम देंगे आप इसको, किस में रख लेंगे इस कैल्शियम कार्बोनेट को? बोन्स। वेरी गुड, सॉल्ट बता देंगे आप इसको। और ये भी एक्ट करता है एज अ सॉल्ट इन बोन मैट्रिक्स। acts as salt in bone matrix. Clear? अब आप अगर सपोज यहाँ में तीसरा लिख सकता है, एंड यू कैन टेक द थर्ड एग्जांपल दैट इज NaCl। चलो NaCl का जल्दी खुद से बता दो क्या होगा। चलो NaCl का जल्दी खुद से लिखो, बताओ क्या होगा NaCl का। मतलब बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आपको पता है। हम लोग क्या खाते हैं, NaCl खाते हैं हम लोग या नहीं? खाते हैं। है ना, सॉल्ट खाते हैं ना। क्यों हम सॉल्ट खाएंगे? ताकि हमारा बॉडी का ऑस्मोलिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर हमारा ब्लड में सॉल्ट मेंटेन रहेंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी। या मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जैसे ब्लड है। अब बताओ क्या होगा अगर हम लोग ज्यादा सॉल्ट खाएंगे,
नॉर्मल से और हमारा ब्लड का सॉल्ट बढ़ जाएगा, ये NaCl बढ़ेगा, क्या उससे हमारा ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा या हाइपोटोनिक हो जाएगा? अगर नॉर्मल से ज्यादा हमारा ब्लड का सॉल्ट हो जाए, क्या हाइपरटोनिक हो जाएगा या हाइपोटोनिक हो जाएगा? हाइपरटोनिक होगा। जब भी सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ता है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो तब जाके उसको हाइपरटोनिक कहता है, और अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाए उसको हाइपोटोनिक कहता है। ये आप केमिस्ट्री में भी सीखेंगे और आगे थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ब्लड बता दूंगा। तो आर यू डन विद दिस? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो चौथा कंपाउंड आप लोग कंटिन्यू कर लेना और लिख लेना वहां में, जैसे फॉस्फेट्स है। तो अगर मैं फॉस्फेट को चलो ले लूं और मैं फिलहाल लूंगा PO4-3, और बच्चों ये एक्ट करता है एज अ बफर। और जैसे मैं यहाँ में सल्फेट्स ले लूं, और सल्फेट्स का फिलहाल हम लोग लिखेंगे यहाँ में SO4-2। आप लोगों को पता हो ना फॉस्फोरिक एसिड ऐसे रहता है, फॉस्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड O OH OH OH। अब बच्चों बता दो मुझे, अगर इस फॉस्फोरिक एसिड में एक फॉस्फोरस है और 4 O है, अब बताओ अगर मैं इसमें ये एक H निकाल दूं तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे? 1। क्या बचेगा? ये बचेगा H2PO4-1, H2PO4-1। अब बता दो अगर मैं इसमें एक और H निकाल दूं तो क्या आएगा इधर? नेगेटिव चार्ज। जरा बता दो क्या कहेंगे हम इसको? HPO4-2। अब बताओ अगर मैं तीनों यहाँ पे प्रोटॉन निकाल दूं, अब क्या होगा? ये PO4-3 तो वही लिखा मैंने यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ में भी लिख लेना एक्ट एज बफर्स। जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा बफर क्या होगा? बड़ा सबसे बेसिक सा पॉइंट है केमिस्ट्री में। व्हाट इज बफर? व्हाट इज बफर? So buffer is a solution that resists change in pH. Buffer is a solution that resists change in pH. चलो आप लोग बता दो मुझे, हम लोग लेमन खाएंगे तो लेमन खाने से हम लोग का ब्लड का pH डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? लेमन खाने से डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। तो लेकिन जो ही ब्लड का pH डिक्रीज होने का होगा, एकदम से वहां में बफर्स आएंगे, कहेंगे कि उस लेमन के प्रोटॉन को कि भाई हम pH डिक्रीज होने नहीं देंगे। तो क्या होगा? अगर सपोज ये मैं मान लूंगा HPO4-2 है या HPO4, अभी यहाँ में हमने लिखा था दिस वन, और यहाँ में लिखेंगे -2 या -1 लिखेंगे, या जो भी आप लोग है -1 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा H2। अगर HPO4 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना है हमें -2। तो अगर हमने प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया तो ये एकदम से मिलेगा और बनाएगा H2PO4-1। तो दैट मीन्स इस प्रोटॉन को कहेगा मैं इंक्रीज होने नहीं दूंगा, मैं मिलूंगा तेरे साथ, और जो ही मिलेगा और बनाएगा H2 और प्रोटॉन ही गायब हो गया। अब बच्चों बता दो अगर प्रोटॉन गायब हो गया, क्या अब ब्लड का pH सेम ही रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा? अब सर इंक्रीज। ना अभी मैं बता दूंगा। हम लोगों ने लेमन खाया और लेमन खाने से क्या हो गया? ब्लड में प्रोटॉन मिल गया, इंक्रीज हुआ। अब एकदम से उसको कौन पकड़ रहा है? फॉस्फेट। और पकड़ के उसको क्या बनाया? H2PO4। अब बता दो मुझे, क्या अब ये प्रोटॉन वहां में अब बढ़ गया या ये गायब ही हो गया? उसको एक्सेप्ट कर लिया HPO4-2 ने, है ना? तो सर अब बताओ, एक्सेप्ट कर लिया। गायब हो गया। एक्सेप्ट कर लिया, अब तो गायब ही हो गया प्रोटॉन। अब बता दो ब्लड का pH अब सेम रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा?
सेम रहेगा। सर सेम सेम रहेगा अब सर। बता दो मुझे सेम बफर क्या होता है? जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। जो पीएच चेंज को रजिस्ट करे। ठीक, तो इसलिए हमारे ब्लड में ये भी बफर होता है, प्रोटीन बफर होता है, हेमोग्लोबिन बफर होता है। अगर हम लोग बेसिक चीज खाएंगे तो पीएच को नहीं चेंज होने देंगे, और अगर हम एसिडिक चीज खाएंगे तो पीएच को चेंज नहीं होगा। हमारा ब्लड का पीएच जो है वो कितना रहेगा? 7.4। ताकि हम एसिडिक खाना खाएं तब भी 7.4, बेसिक खाना खाएं तब भी 7.4। और ये आपको केमिस्ट्री वाले टीचर और एग्जाम्पल आपको बफर का बढ़ाएंगे जब आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। तो फिलहाल ये था रिगार्डिंग द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और जो हमारे सेल के अंदर होता है और उनका फंक्शंस देखा हम लोगों ने। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उधर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स such as phosphates and sulfates, are also obtained from acid soluble pool. और ये आप लोग याद रख लेना, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एसिड टेस्ट था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन एसिड टेस्ट के समय कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी नीचे आ जाता है, और वो नीचे जो आएगा, एंड वन इज द फॉस्फेट एंड सेकंड वन इज द सल्फेट। गॉट इट? चलो, आर्यन विल टेल मी द रीजन व्हाई दिस फॉस्फेट एंड सल्फेट जो है ये एसिड सॉल्युबल पूल के साथ आया। आर्यन, टेल मी द रीजन। चलो, तमन्ना बता देगी। तमन्ना, टेल मी द रीजन क्यों हमें ये फॉस्फेट एंड सल्फेट मिला हमें एसिड सॉल्युबल पूल से। Small molecule. वेरी गुड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। और दूसरा क्या स्मॉल मॉलिक्यूल बताया? क्या स्मॉल मॉलिक्यूल अब होंगे सॉल्युबल इन एसिड या इनसॉल्युबल? Soluble. सॉल्युबल एसिड। अब बताओ, क्या इन फॉस्फेट सल्फेट पे चार्ज है या नहीं है? सर है। तो क्या अब ये है। फॉस्फेट सल्फेट पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर भी है और छोटा भी है, तो इसीलिए ये भी पास होता है विद द एसिड सॉल्युबल पूल ड्यूरिंग द Yes, sir. क्लोरो एसिड टेस्ट। So this was regarding these points which are mentioned in the NCERT. Now write the next point. Because after the extraction of sample, the separation, isolation and purification, identification of pure compound occurs. और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ये वाला चीज जो है ये आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में सीख लेंगे। तो बस मैं फिलहाल आपको स्टेप्स का यहाँ पे सीक्वेंस बता दिया। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंपल, द सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन of pure compound occurs by various techniques. और बच्चों ये भी आप याद रख लेना, दिस इज इन एनसीईआरटी। क्लियर? Yes, sir. चलो मैं आपको ऐसे बता दूं। सपोज हम लोग मान लेंगे कि ये कोई
जियोग्राफिकल एरिया है और इंडिया को छोड़ के मानेंगे हम कोई दूसरा कंट्री है। सपोज हम मान लेंगे कि ये अमेरिका है या कोई दूसरा जगह है, तो उस अमेरिका में कोई नेचुरल कैलेमिटी आया, सपोज अर्थक्वेक आया या बाकी चीज कुछ आया, तो वहां पे ना बहुत सारे लोग थे। तो वहां में सपोज मान लेंगे ये अमेरिकन हैं और मान लेंगे हम कि वहां पे ये चाइनीज हैं और वहां पे हम मानेंगे कि ये सपोज श्रीलंका के लोग हैं उधर, और ये कंसिडर कर लेंगे जो ये हमारा जो है ये हमारे इंडियन लोग हैं उधर। अब जो जब अर्थक्वेक आया तो ये सारे लोग या फ्लड आया या कुछ आया, ये फंस गए एक जगह पे, तो अब हमें उसको निकालना है उधर से। तो पहले क्या करेंगे, वहां पे अब अमेरिकन को लग रहा है कि नहीं हम अमेरिका को ही बचाएं लोगों को, क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी है। तो अब क्या होगा, ये मान लो कि ये सारे लोग जो है ये कंसिडर करो एक सैंपल है। अब ये सैंपल कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे लिविंग टिश्यूज में। तो हमने लिविंग टिश्यू क्या लिया, लीवर लिया, क्या लिया हमने, लीफ लिया। तो उसमें ये सैंपल पड़ा हुआ है और जहाँ में कार्बोहाइड्रेट है, जहाँ में प्रोटीन है, जहाँ अमाइनो एसिड्स है, जहाँ लिपिड्स है, जहाँ सोडियम है, जहाँ पोटेशियम है। तो अब हमने इस सैंपल को ले लिया। तो जब हमने एक्सट्रैक्ट किया सैंपल को, सारे लोगों को यहाँ में एक्सट्रैक्ट किया, तो अब जाके हमें क्या करना है, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया का वहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजे और कहा कि आप लोगों को वहां से एक बंदा है वहां पे इस शक्ल का है और वो आपको निकालना है वहां से। सारे बचाने नहीं है, एक पर्टिकुलर जिसका मतलब मान लेंगे हम जान पहचान है उसका, पॉलिटिकली जबरदस्त। तो अब क्या होगा, वहां पे गए और ये सैंपल का एक्सट्रैक्शन हो गया और फिर जाके वहां में वहां लोग जो होगा, गवर्नमेंट होगा, वो कहेगा भाई अमेरिकन अलग हो जाओ, और फिर वो कहेंगे कि जो चाइनीज हैं वो अलग हो जाओ और जो इंडिया से हैं वो अलग हो जाओ। तो मीन्स ये हम कहेंगे सेपरेशन हो गया। तो फिर जाके वो क्या करेंगे, अब यहाँ में से इंडिया में से कहेंगे कि भाई रोहित किसका नाम है। तो अब वहां से 3 लोग आए जिनका रोहित नाम था, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आइसोलेट करना पहले, और फिर जाके उस रोहित को जो कि हमें चाहिए, एक बंदा चाहिए। तो अब रोहित जब बाहर आया तो कोई थर्ड पर्सन था, बताया गया उसको पहचानो अब कौन सा रोहित तुम्हें चाहिए। तो अब उसने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके वो कंपाउंड, प्योर कंपाउंड बाहर निकाला। तो एक प्योर कंपाउंड को बाहर निकालने के लिए ये चीज का प्रोसेस जरूर फॉलो करना है। पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंपल, फिर सेपरेशन, फिर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, और फाइनली होगा आइडेंटिफिकेशन, क्या वही है या नहीं। ये आप लोग को समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अब हमने नेक्स्ट जो देखना है ये हमारा इन मॉलिक्यूल्स के बारे में था, बायो, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन अब एनसीईआरटी ने एक और टॉपिक दिया है मेटाबोलाइट्स का, और इसमें आपको मैं साथ में बता दूंगा मेटाबॉलिज्म भी। मेटाबोलाइट्स एंड मेटाबॉलिज्म। सो इसमें लिखे ना all the chemical reactions, all the chemical reactions, और that is लिखे ना catabolism and anabolism. All the chemical reaction, that is catabolism and anabolism, constitutes metabolism. और यहाँ पे लिखना catabolism or breakdown reactions, and anabolism or synthetic reactions. अब जितने भी हमारी बॉडी में, जरा बच्चों कोई आप लोगों में से बताओ मुझे
कि कैटाबॉलिज्म का कोई एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल जो आप लोगों को कैटाबॉलिज्म का पता है। जहां आप लोगों ने सीखा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, आप लोग डरो मत, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप लोग आराम से सारा चीज पॉजिटिवली करेंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा तो आप लोग हमेशा जो 100% पॉजिटिवली के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को। चलो, यू नो द ब्रेक डाउन रिएक्शन, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल के अंदर होता है। चलो, क्या ग्लाइकोलाइसिस का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज, Yes, sir. और वो ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुवेट में, तो कहेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बनता है तो मींस ग्लाइकोजन बनेगा किससे? ग्लूकोज से, एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब जितने सारे भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं और बच्चों वो कंक्लूड करते हैं मेटाबॉलिज्म। अब जो बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में, दे आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट, द बायोमोलिक्यूल्स or the organic molecules involved in metabolism are called as metabolites. Are called as metabolites that are of two types. That is, अब हम लोग देखेंगे क्या क्या है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आप लोग पहले ये बता दो, समझ तो आता है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, Yes, तो yes, अब sir. आप लोगों का क्या है कि आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कैमरा बंद रख लो, क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ये ही है कि मैं अपने स्टूडेंट पे बहुत भरोसा करता हूँ कि वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन है अपने आप पे, मैं स्टूडेंट के साथ गलत नहीं करूंगा और उनको जितना मेरे से एफर्ट चाहिए मैं दे दूंगा 100%। मैं उसमें कोई कमी, मैं एनसीईआरटी भी रख लूंगा, इसमें थोड़ा सा हायर पॉइंट्स भी बता दूंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को। और इसीलिए मैं आप लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ कि आप लोग कैमरा के बिहाइंड होंगे एंड यू विल बी सिंसियर विद यू पीपल। अगर आप किसी के मत सोचो कि आपको माँ बाप के लिए सिंसियर रहना है, मेरे लिए सिंसियर रहना है। आप सीखो अपने लिए सिंसियर रहना। और अगर आप लोग अपना सिंसियर रहते हैं तो आप लोग मेरे लिए भी रहेंगे, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी रहेंगे। और अगर आप लोग अपने ही लिए नहीं सीरियस हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी के लिए केयर कर सकते हैं। तो केयर योरसेल्फ, बी सिंसियर विद योरसेल्फ एंड सी, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आप लोगों की लाइफ में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँ नहीं, कैमरा ऑन करके रख लो, और मुझे आप लोगों पे भरोसा नहीं है तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, सारी सवर के आना है और जाके बिल्कुल एक ड्रेस लगाना है जो कि रीजनेबल ड्रेस होगा, और रहना है आप लोगों को कैमरा के सामने। लेकिन मैं उतना लाइफ आप लोगों का हेक्टिक नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो बच्चा उठा अभी नींद से लेकिन क्लास कर रहा है, कोई इशू नहीं, उसने मुंह धोया है नहीं धोया मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए इजी, आप लोगों का लाइफ इजी रहे, आप अपने हिसाब से उधर रहे घर पे अभी कंफर्ट लेवल पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि कैमरा मत ऑन कर लो, रख लो अपने आप से, कोई इशू नहीं मुझे उसमें। लेकिन मेरा आप लोगों पे ट्रस्ट है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कैमरा को ऑन नहीं करने के लिए। और अगर आप लोग अपने लिए सिंसियर नहीं रहेंगे तो दैट मीन्स आप अपने आप को धोखा देंगे। नो डाउट आप मुझे दे रहे हैं तो आप लोग अपने आप को पहले धोखा देंगे। अब ये नहीं रहा कि हम लोग कैमरा बंद करके रखा और टीचर को पता ही नहीं चल रहा है, और देखो मैंने टीचर के सामने बड़ा शैतानी करा, मैंने चालाकी करा, मैं कितना खिलाड़ी हूँ। हाँ,
तो ऐसा नहीं है, टीचर को कोई धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए जो भी दिक्कत हो रहा है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को थोड़ा सा प्यार से समझा रहा हूँ, स्लोली समझा रहा हूँ, ताकि मैं आपका जो है पेस पकड़ लूँ। आप लोगों का पेस क्या, मैं इसी मोशन से चलना है या मैं थोड़ा फास्ट भी भाग सकता हूँ। और जो ही आप लोगों को मेरा जो है ट्यूनिंग समझ आएगा और मुझे आप लोगों का, तो एकदम से हम लोग धीरे 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 स्पीड पकड़ सकते हैं, कि विच इज वेरी एसेंशियल फॉर यू पीपल, बिकॉज हम लोगों को कुछ महीने में ही 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मैं आप लोगों को अगर बायोमोलिक्यूल इतना सही से या प्यार से या जो भी आपको लग रहा पढ़ा रहा, हर कोई टॉपिक में जूलॉजी का ऐसे ही पढ़ाऊंगा, और फाइनल आप लोगों का एक स्ट्रांग सा होल्ड बनेगा जूलॉजी पे, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। लेकिन ट्राई टू बी सिंसियर विद योरसेल्फ, और बाद में सोचो कि आप मैं चालाकी कर रहा हूँ। चालाकी आप कोई नहीं करेंगे, आप कोई भी चालाकी करेंगे वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ना आप अपने माँ बाप को दे रहे हैं, ना आप अपने टीचर को दे रहे हैं, आप खुद दे रहे हैं अपने आप को धोखा। वो इनडायरेक्टली माँ बाप के लिए भी हुआ और टीचर्स के लिए भी हुआ। तो इसीलिए ट्राई टू बी सिंसियर एंड हमेशा ऑनेस्ट रहो और सच बोलो, और कभी भी गलत पे विश्वास नहीं करना और ना गलत की तरफ जाना। नाउ व्हाट यू विल डू, आप लोग 2 कॉलम बना लेंगे उधर, एक प्राइमरी और एक बनाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या होता है, और एक एनसीईआरटी में टेबल दिया है उसको समझ लेंगे। तो यार मत कर लो, आप टेबल मत बना लो, आप लोग डायरेक्टली हेडिंग कर लो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ज्यादा स्पेस यूज होगा। तो इसीलिए मैं फिलहाल आप लोगों को प्राइमरी मेटाबोलाइट बताऊँ, फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में लिख लेना, दे हैव डायरेक्ट रोल in growth and development. So next point, they play direct and important role in metabolic reactions, in metabolic processes. They have direct role in growth and development. And second point, they play direct and important role in metabolic processes such as respiration. और बच्चों रेस्पिरेशन में क्या क्या आएगा आगे हमें नहीं, मुझे तो नहीं पढ़ाना, वो बॉटनी टीचर को पढ़ाना है। एक ग्लाइकोलाइसिस है, एक क्रेब्स साइकिल, और या मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग फोटोसिंथेसिस को भी मान सकते हैं। और यहाँ पे लिख लेना, दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें एग्जाम्पल क्या लिख लेना, जैसे मैं आपको कहा मोनोसैकेराइड्स, जैसे मैं आपको कहा ओलिगोसैकेराइड्स, और जैसे मैं आप लोगों को कहा पॉलीसैकेराइड्स। और यहाँ पे आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमीनो एसिड्स और या प्रोटीन्स, और या आप लोग यहाँ में हेडिंग कर सकते हैं लिपिड्स या फैटी एसिड्स वगैरह। तो नेक्स्ट ये कहना है न्यूक्लिक एसिड्स। बच्चों हमें अगर जिंदा रहना है तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए हमें, और वो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली हमारे ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। जो ही ग्लूकोज आएगा उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा और एनर्जी देगा। तो इसीलिए वो सारे कंपाउंड्स जो हैं जिनका डायरेक्ट रोल होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप लोग क्या कर लेना,
यहाँ में आप सेकेंड वाला लिख लेना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो इसमें आप लोग लिख लेना दे हैव इनडायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसमें भी लिख लेना दे प्ले इनडायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सीखा कौन कौन सा प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। दे प्ले इनडायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और इसमें लिख लेना दे आर प्रेजेंट इन plants, bacteria and fungi। और इसको इम्पोर्टेंट कर देना आप लोग क्योंकि ये इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर जो आप लोगों से पूछा जाएगा। Are you done with this? No, sir. और याद रख लेना इस पॉइंट को, ये यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी टेस्ट दे आप, नीट का एग्जाम दे आप, और ये पॉइंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका प्रायोरिटी होता है। I hope you will be done with this now, huh? Yes, sir. Now, अब हमें एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल जो है what you will write here, एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेना मेन क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और यहाँ में लिख लेना देयर एग्जाम्पल। और अब मेन क्लास हम लोग लेंगे किसका, तो सबसे पहला we will take the case of alkaloids। और बच्चों एल्कलॉइड्स में आप लोग लिख लेना जैसे मॉर्फिन है और जैसे कोडीन है। और देन सेकंड वन you can write here terpenoids। और इसमें लिख लेना मोनोटर्पीन। सर एल्कालॉइड्स का जो एग्जांपल मॉर्फिन जो आपने लिखा है सर, क्या ये मतलब ये पेन किलर वाला मॉर्फिन है? हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड, पेन किलर वाला, हाँ, जो ओपीएम से मिलता है। मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा क्या होता है, और थोड़ा सा बेसिक पॉइंट। तो फिलहाल हम लोग इस एनसीईआरटी के टेबल को याद कर लेंगे। और आप लोगों का अभी क्या होना चाहिए कि अप्रोच याद भी करना है साथ साथ में। वो ऐसा नहीं है कि खाली फोकस याद रखना है कि लिखने पे। तो जहां में भी रट्टा वाला चीज हो और उसको याद रखना कि रटना ही है। सो alkaloids is morphine, codeine, terpenoid is monoterpene, diterpene, and then you can write here pigments। और जैसे आप लोग यहाँ पे एंथोसाइनिन लिख सकते हैं, और या you can write here carotene। The next one you can write here essential oils। और essential oils में आप लोग लिखना यहाँ में लेमन ग्रास ऑयल। और next one you can write polymeric substances।
पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आप लोग लिख सकते हैं सेलुलोज, you can write their gums and you can write their rubber. And then sixth one, polymeric substances, it is cellulose, gums, rubber, and after this you can add their toxins. And toxins you can write their heparin and you can write their resin. And the seventh one, after the toxins, you can write their drugs. And drugs में आप लोग लिख लेना curcumin and vinblastine. And then eighth one, you can write lectins. और बच्चों lectins में लिख लेना concanavalin A. Done? Yes, sir. तो अब आप लोगों को ये याद रखना है, मतलब ये आप लोगों को अब टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सो अब देख लो बच्चों, इसमें जो ये हम लोगों के पास जैसे एसेंशियल ऑयल्स होगा, जरा कोई ऑयल का नाम बता दो मुझे इस लेमन ग्रास ऑयल के बगैर जो हम लोग यूज करते हैं एज अ मेडिसिन। कोई सा भी ऑयल का बता दो। Castor oil. बहुत सारे कैस्टर ऑयल है ना, तो या कोई ऑलिव ऑयल है या हमने ऑयल लिया है, नीम का ऑयल लिया है, तो दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। नाउ द प्लांट ऑयल्स that have medicinal properties, they are called as essential oils. So इसमें आप लोग next point लिख लेना वहाँ में, the oils obtained, the plant oils, that have medicinal properties are called as essential oils. और मैं अब आप लोगों को अगर आज से मैं ये C apostrophe AS लिखूंगा तो ये याद रख लेना, it will be called as the plant oils that have medicinal properties are called as essential oils. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, heparin and resin are plant toxins. और टॉक्सिन मतलब जिसका पॉइजनस सब्सटेंस है। And next one we can write there, curcumin is medicinally important compound isolated from turmeric. जो हल्दी में ये कंपाउंड मिला है और जिसको कुर्कुमिन कहते हैं, और ये भी मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और जब मैं आपको आगे कैंसर पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि विनब्लास्टिन जो है ये एंटी कैंसर है। सो विनब्लास्टिन इज एंटी कैंसर ड्रग। ये विनब्लास्टिन का हो गया और ये इसका हो गया, प्लांट टॉक्सिन्स है, और विनब्लास्टिन एंटी कैंसर ड्रग है, कुर्कुमिन हल्दी से मिलता है।
और एसेंशियल ऑयल्स उन ऑयल्स को कहते हैं जो कि जिनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है। और इसमें लिख लेना कॉन्केनावेलिन ए helps in separation of glycoproteins. जब भी हमें अगर सपोज हमारे पास एक बीकर है, बीकर में अमीनो एसिड है, बीकर में प्रोटीन है, बीकर में कार्बोहाइड्रेट है, बीकर में ये है ग्लाइकोप्रोटीन है, तो अगर हम इस कॉन्केनावेलिन को डालेंगे बीकर में तो ये वहां पे खाली इसके साथ रिएक्ट करता है ग्लाइकोपर और इसको निकालने में हेल्प कर लेता है। Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. So next point लिख लेना। सर Yes. सर वो जो विनब्लास्टिन एंटी कैंसर ड्रग है ना सर, हाँ सर वो कुर्क्यूमिन है वो भी क्या एंटी कैंसर ड्रग है? हाँ, कुर्कुमिन का डिफरेंट प्रॉपर्टी है। कुर्कुमिन का क्या यूज होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे इस एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स वगैरह आएंगे और हमारे सेल का डैमेज करता है। तो ये कुर्कुमिन एज अ एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं। और एक एंटी कैंसर और एक ड्रग है, उसको विनब्लास्टिन है, एक होता है विनक्रिस्टिन। तो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा, हम नहीं खींचेंगे उसको, वो मैं कैंसर में बताऊंगा जब मैं हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल इसीलिए मैंने जो एनसीईआरटी में दिया है वही लिखा फिलहाल। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर फ्लेवोनॉइड्स scents and spices also contains secondary metabolites. बच्चों अगर आप लोग किसी फ्लावर वगैरह के पास जाएंगे तो फ्लावर के पास जब जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को बड़ा खुशबू मिलता है, स्मेल मिलता है अच्छा वाला। तो अब बता दो वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनसे कौन से कंपाउंड सब रिलीज हो रहे हैं, वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा रिलीज हो रहा है जो हमें खुशबू मिलता है? जरा बता दो बच्चों, प्लांट्स में से आप खुशबू होगा तो कौन खुशबू प्रोवाइड करता है वहां पे? What are those compounds? Secondary metabolites. That means फ्लावर्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और जो ही धूप पड़ता है उनपे तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इवापोरेशन हो जाता है और वो फैल जाता है एटमॉस्फेयर में और वही वेपर्स हमारे नाक में चले जाते हैं और हमें खुशबू मिलता है। अब बता दो बच्चों, सेंट में क्या होता है? जो हम लोग सेंट यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और जो ही हमने सेंट लगा दिया उसका खुशबू फैल जाता है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से धीरे 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 लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है और हमारे नाक के रिसेप्टर उसको स्मेल करते हैं। मसाला, खाना बनाते हैं हम लोग, खाना बनाने में जब हम मसाला डालते हैं तो खुशबू मिलता है खाने में, तो वो मसालों में भी क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब बता दो, अगर हम लोग मसालों के बगैर खाना खाएंगे क्या हम लोग बचेंगे या मर जाएंगे? बचेंगे। 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 तो इसीलिए उन स्पाइसेस का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो अगर किसी बंदे को सपोज सर्जरी करा और सर्जरी करके ना उसको बड़ा पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव करने के लिए अब देते हैं मॉर्फिन। अगर वो बंदा नॉर्मल लाइफ में मॉर्फिन भी ना खाए सो नो नीड ऑफ मॉर्फिन, बट अगर मॉर्फिन हमारी बॉडी में जाएगा ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। किसी बंदे को कफ होता है और कफ सिरप में यूज करा जाता है कोडीन, तो ये कोडीन नॉर्मल में चाहिए नहीं नॉर्मल लाइफ में, अगर जाएगा लेकिन इन्वॉल्व होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो एसेंशियल ऑयल जरूरत नहीं है, कोई बीमार पड़ेगा तो यूज कर सकते हैं एज एंटीबैक्टीरियल, एज एंटी फंगल वगैरह। तो टॉक्सिन, रेसिन वगैरह नहीं चाहिए हमें क्योंकि ये पॉइजन है, लेकिन जाएगा बॉडी में और वहां में इनहिबिट करेगा।
इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को और अपना जो है शो करेगा इफेक्ट। तो इसीलिए इन सारे कंपाउंड जो भी मैंने यहाँ बताए, दे डोंट हैव डायरेक्ट रोल इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लेकिन अगर जाएगा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. हाँ, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बीमार होते हैं, प्लांट ज्यादा बीमार ही नहीं होता है। तो प्लांट क्यों नहीं बीमार होता है? जो हम लोग एक्सपोज होते हैं तो वो भी एक्सपोज है। तो प्लांट जो ही बैक्टीरिया से एक्सपोज होगा, वायरस से एक्सपोज होगा, तो वो दवाई ना अपना खुद बनाता है। और वही दवाइयाँ जो है वो ज्यादातर कौन सा मेटाबोलाइट्स होते हैं? Secondary सेकेंडरी metabolites. मेटाबोलाइट्स। तो इसीलिए अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, एसेंशियल ऑयल निकालते हैं प्लांट से, क्योंकि उनको पता है कि प्लांट ने ये एसेंशियल ऑयल बनाया है और उसमें काफी सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐड करें। और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जब हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर जो पैथोजन है उसको मारने का कोशिश करेगा। और इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे पूरा आयुर्वेदा बेस्ड है। हम लोग आयुर्वेदा भी यूज करते हैं ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन, और आयुर्वेदिक मेडिसिन पूरा इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और आप बिलीव करते हैं कि प्लांट ने एक्सपोज करा बैक्टीरिया को और उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए प्रोड्यूस करा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब अगर हम लोग प्लांट का पार्ट खाएंगे उसमें क्या होगा, सेकेंडरी मेटा, और वही सेकेंडरी मेटाबॉलाइट हम में जाएगा, हमें बचाएगा। तो ये था रिगार्डिंग प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिफरेंसेस। अब आप लोग क्वेश्चन लिख लेना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन includes only secondary metabolites? तो अब आप लोग पहला यहाँ पे लिख लेना। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा लेक्टिन और मैं यहाँ में ऐड कर दूंगा एब्रिन, मैं यहाँ में ऐड करूंगा ग्लूकोज, और I will add here resin and I will add here curcumin, alanine. I will add here palmitic acid. I will add here vinblasting. I will add here choline. Now next one, I can add here gums, concanavalin. I can add here flavonoids. Now tell me which one is correct option? D, sir. Huh? Sir, D, number D. Very good. Huh? So Number D is correct option. अगर किसी बच्चे को अभी नॉलेज ही ना होता ये ग्लूकोज क्या है, सपोज किसी बच्चे को पता ही नहीं है एलानिन क्या है, और किसी बच्चे को पता ही नहीं है पामिटिक एसिड क्या है, वो तब भी डी को आंसर ले सकता था। क्योंकि आप लोगों को मैंने पूरा चार्ट बता दिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या क्या है। गम्स है, कनकनावेलिन है, फ्लेवोनॉइड है, ये भी 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 है, लेकिन आप लोगों को इसका पता नहीं। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, एलानाइन अमाइनो एसिड है, पामिटिक एसिड फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, अमाइनो एसिड तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, मोनोसेकेराइड तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, इसीलिए हमने इन तीन को ऑप्ट नहीं करा, खाली इसको ऑप्ट किया। क्लियर? Yes, sir. So this Yes, was sir. regarding the what we call as
अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हैं which of the following is a lectin? Morphine, curcumin, concanavalin A, and aberrin. So number Yes. C. Very good. Huh? Number C. Sir, number C. Sir, नंबर C. C इसका। तो आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्योंकि which of the following is alkaloid। अगर मैं आप लोगों से पूछता which of the following is alkaloid तो कौन सा आंसर होता? A. ए। अगर मैं आप लोगों से पूछता which of the following is toxin? D. डी। अगर मैं आप लोगों से D. पूछा which of the following is a drug? B. हाँ, Sir, B. B. तो दो ड्रग, ये भी ड्रग है और लेकिन ये भी ड्रग, क्योंकि इसको हम लोग एज अ पेन किलर यूज करते हैं। लेकिन जब भी मॉर्फिन से पूछा जाए क्वेश्चन तो पहले ये वाला टेबल से आपको याद रखना है कि इसका पहले हमें अल्कलॉइड देना है। और अगर इसके और इसके बीच में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग तो आप लोगों को पहला प्रायोरिटी किसको देना है? B. बी को। अगर पूछा Sir, जाएगा B. दोनों बी, अगर कोई होगा बोथ ए एंड बी तो यू कैन गो फॉर बोथ बिकॉज मॉर्फिन इज आल्सो अ ड्रग। मॉर्फिन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, एज अ पेन किलर। तो चलो वो हम आगे देखेंगे जब मैं आपको हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा। एंड दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हम लोग मेन बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वाला बायोमोलिक्यूल लेंगे हम, दैट वी विल टेक द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर आप दो पार्ट देखेंगे, एक कार्ब और एक हाइड्रेट, तो इसका मतलब क्या है? दे आर द hydrates of carbon. That can be represented by the general formula of, या तो कहेंगे हम C n नंबर है और वाटर भी n नंबर है, और या n को हम कॉमन निकालेंगे और कहेंगे CH2O और होल n। तो दैट मीन्स अगर n नंबर ऑफ कार्बन होगा तो बच्चों n नंबर ऑफ कार्बन के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल होगा अटैच? n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं n इज इक्वल टू 6, तो अगर n इज इक्वल टू 6 है तो क्या बन जाएगा ये? C6। It will become C6 H12 O6। और बच्चों जरा ये क्या है? Glucose. Glucose. चलिए ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट। सो इसमें आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, सम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स for example formaldehyde and acetic acid also follows
above definition. Some non-carbohydrates, for example, formaldehyde, also follows above definition. That is, they are also hydrates of carbon. अब बता दो क्या ये डेफिनेशन अब यूनिवर्सल है या नहीं है? नहीं है। तो बिकॉज कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है जो फॉलो करते हैं डेफिनेशन को, जैसे में अगर सपोज हम लोग लेंगे, सपोज n is equal to 1. If n is equal to 1, and what it will become? It will become CH2O 1 and it will become HCHO. And बच्चों HCHO, it is what? Formaldehyde. Formaldehyde. तो अगर हम लोग लेंगे n is equal to 2 and it will become CH2O whole 2 and it will become C2, suppose H4 O2, and this will be like this. Now tell me what this is here. Acetic Acetic acid. Acetic acid. तो इसीलिए एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड दे आर द नॉन कार्बोहाइड्रेट्स और जो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कर रहे हैं. Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इनका. तो इसमें आप लोग लिख लेना कार्बोहाइड्रेट्स और polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones. कार्बोहाइड्रेट्स और polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones. So इसमें लिख लेना the carbohydrates with aldehyde group और मीन्स उसमें CHO ग्रुप होगा. और या CHO ग्रुप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH. The carbohydrates with aldehyde group are called as aldoses. और next point लिख लेना the carbohydrates with ketonic group. और ketonic group क्या हुआ? C double bond OO or called as ketosis. अब कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में? Either the aldehydic या either the ketonic. And plus with this aldehyde there may be many hydroxyl group, and with this ketone there may be many hydroxyl group, and that's why polyhydroxy ketone या polyhydroxy aldehyde is called as carbohydrate. अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा. yes, they contain both these. So लिखो carbohydrates are mainly synthesized by plants during photosynthesis.
Carbohydrates are mainly synthesized by plants during photosynthesis, and they are sweet in taste, thus also called as saccharides. इनका मीठा टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को ऑल्सो कहते हैं हम लोग सैकराइड्स। Are you done with this? Yes, sir. चलो let's have a quick revision. तो आप लोग मुझे बता दो कि कौन सा मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट रोल होता है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला। जरा आप लोगों में से जो है मुर्तजा बता देगा मुझे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लेक्टिन। लेक्टिन का एग्जांपल बता दो क्या। कॉन्कानावेलिन ए सर, कॉन्कावेलिन ए। वेरी गुड, कॉन्कानावेलिन ए। चलो अब आप लोगों में से मुझे आर्यन बता देगा कि आर्यन जरा एग्जांपल ऑफ टॉक्सिन बता दो क्या था। एवरीन। तो हबीबा विल टेल मी, हबीबा कौन सा जो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन होता है। माइक्रोमोलिक्यूल। शाजिया बताएगी मुझे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड्स। Shazia, tell me the molecular weight of lipids. Chalo, Anish will tell me what is the molecular weight of lipids. So it's greater than 800 Dalton. Greater than 800 or less than 800? Less than 800. very good, less than 800। Less than 800 Dalton. चलो मिनहाज बता देगा मुझे कि कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें एसिड सॉल्युबल पूल से मिलता है। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें एसिड सॉल्युबल पूल से मिलता है। Can anyone will tell me? Ion. Phosphate or sulfate? Very good. Phosphates and sulfates. तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। हाँ, have a quick revision of these notes at your home, and then after that go through your NCERT. And if module आप लोगों को मिला है तो NCERT का देखना जरूरी है। तो NCERT को पढ़ने का आदत आप लोगों को आज से ही रखना है, right from the beginning. Now, is there any doubt? No, sir. So I will end this meeting now. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir.